स्टार्ट करता हूं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? कथन। क्या कहा जाता है? कथन। मतलब क्या? मतलब ये कही हुई बात को रिपीट करना। नरेशन मीन्स कही हुई बात को रिपीट करना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो लोग हैं, इनका नाम है ए और इनका नाम क्या है? बी, और एक भाई साहब और हैं यहां पे सी। तो ए बी और सी के बीच में बातचीत होगी, या यूं कहिए कि ए और बी के बीच में बातचीत होगी। सी जो है वो साइड के आदमी है, साइड से सुन रहे हैं इनके बीच की बातचीत को। अब आप ध्यान से सुनिए, ए बी से कहेंगे आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो ये बात किसने बोली? ए ने बोली। और किससे बोली? बी से बोली। तो ए जब बी से बोल रहे हैं तो ए अपने लिए अपने लिए आई और बी के लिए योर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है तो अपने लिए उसने क्या यूज किया? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और सामने वाले के लिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब इसी बात को बी जो है वो रिपीट करेंगे। तो बी ए से कहेंगे, क्या कहेंगे? बी ए से कहेंगे यू आर माई फ्रेंड। क्यों ये लाइन बोलेंगे? क्योंकि ये लाइन ये ओरिजिनली किसकी है? ए की है। तो ए की कही हुई बात जब बी रिपीट करेंगे, बी के सामने बोलें या कहीं और बोलें, ठीक है? तो ए जब बी से बोल रहा है आई एम योर फ्रेंड, बी ने इसी बात को रिपीट किया, तो उसने क्या कहा? यू आर माई फ्रेंड। क्यों? क्योंकि अब ये फर्स्ट पर्सन बन गया है और अब ये क्या बन गया है? तो जब ये फर्स्ट पर्सन थे तो इन्होंने अपने लिए क्या यूज किया? आई, और इनके लिए योर। लेकिन जब ये बोलने लगे तो इन्होंने अपने लिए क्या यूज किया? फर्स्ट पर्सन, और इनके लिए क्या यूज किया? सेकंड पर्सन। यानी ये आई जो है वो किस में चेंज हो गया? यू में, और ये योर जो है वो किस में चेंज हो गया? अब सपोज करिए कि ये बात जो बी है वो ए से ना कह के किससे रिपीट कर रहे हैं? सी से रिपीट कर रहे हैं। और अब ए जो है वो सीन से क्या है? गायब है। ए सीन से गायब है। तो अब क्या कहेंगे? ये ही इज माई फ्रेंड। अब जरा गौर करिए, यहां पे बोलने वाला कौन है? बी। तो उसने अपने लिए तो माई यूज किया, और ये ही किसके लिए यूज किया? तो इस सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में जो आई था वो दूसरे सिचुएशन में क्या बन गया था? यू। क्योंकि उन्हीं दोनों लोगों के बीच में आपस में इंटरचेंज हो गया था। लेकिन अब इस सिचुएशन में ये आई किस में चेंज हो गया? ही में। क्यों? क्योंकि अब बातचीत बी और सी के बीच में हो रही है। समझ में आ रही है बात? अब सपोज करिए कि ये जो सी हैं, ये बात सुनने के बाद जाके किसी डी से जाके क्या करते हैं? बता देते हैं। अब ये क्या कहेंगे? बातचीत तो ओरिजिनली इनके बीच में हुई थी, तो ये जाके क्या कहेंगे? ये कहेंगे ही इज हिज फ्रेंड। क्या कहेंगे? ही इज हिज फ्रेंड। ये ही कौन है? ये। और ये हिज कौन है? ये जो इतनी सारी चीजें आपने देखी, ये आपको बता रहा है कि जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है और वही बातचीत कोई और रिपीट करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और इन्हीं सारे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। या यूं कहिए कि बात कहने का तरीका। तो जैसे कि आप किसी भी कहानी में, आप लोगों के भी सिलेबस में या हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जरूर मिलेगी। मोहन ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, सुमित ने कहा तुमने कल कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे लेकिन तुमने नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि किसने कहा, किससे कहा, यही बताने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन इज टू नरेट अ स्टोरी। हम किसी स्टोरी को किसी और के सामने नरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं नरेशन। अब नरेशन के से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स पहले आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूं, इसके बाद हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देखिए, नरेशन से रिलेटेड वर्ड्स, पहला वर्ड आपने देखा नरेट, यानी कहानी कहना, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। जो स्टोरी हम नरेट करते हैं उसको हम लोग नैरेटिव स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरेटिव स्टोरी। तो नैरेटिव स्टोरी क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा शब्द एडजेक्टिव। ठीक है? कोई स्टोरी प्लेन होती है जिसमें सिर्फ एक आदमी कहानी सुनाता था, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उसके दो बच्चे थे, दैट इज अ प्लेन स्टोरी।
लेकिन अगर जैसे ही उसमें ये शुरू हो गया कि राजा ने अपने मंत्री से ये कहा, मंत्री ने राजा से ये कहा, राजा के पास फरियाद लेके एक आदमी पहुंचा, उसने राजा से ये कहा, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नैरेटिव स्टोरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वहां पे लोगों की कही हुई बातों को क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका नरेशन क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। नैरेट क्या हो गया, वर्ब। और नैरेटिव क्या हो गया, सिंपली। तो नरेशन में एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत होती है और उसी बातचीत को हम लोग बाद में जाके रिपीट करते हैं। अब उस बातचीत को रिपीट जिसने बोला है वो भी कर सकता है, जिसने सुना है वो भी कर सकता है, और जो उस बातचीत में शामिल नहीं है वो भी कर सकता है। इसको कैसे पता लगेगा, जैसे देखिए, आई सेड टू बी, मैंने बी से कहा। अब सपोज कीजिए इसका मतलब ये क्या है, ये ओरिजिनल स्पीकर है, वही ए है, और ये आके आपसे कह रहा है कि मैंने बी से कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर सिचुएशन दूसरा हो, देखिए ना, ए सेड टू मी, ए ने मुझसे कहा। ये बी, मी कौन है जी, बी है। और अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे किसी ने कहा ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा। अब इन तीनों सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ए जो कि ओरिजिनल स्पीकर था, यही आपसे आके कह रहा है कि मैंने बी से ये बात कही थी। ठीक है, इसका मतलब है कि बी अब वहां बातचीत से गायब हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये ए हुए, ये बी हुए, इनके बीच में कोई बातचीत हुई। अब ए ने जाके सी से कहा, तो ये क्या कहेगा कि मैंने बी से कहा, यही कहेगा ना। अब देखिए, अब मान लीजिए बी बातचीत से गायब हो गए, अब ये बातचीत बी आके सी को बता रहा है, तो बी ने मुझसे, सॉरी ए ने मुझसे कहा। और अब ये दोनों बातचीत से जब गायब हो जाएंगे और सी जाके किसी डी आदमी से जाके कहेगा, तो कहेगा ए ने बी से कहा या उसने उससे कहा, यही होता है। तो इसका मतलब क्या कि जब हम स्टोरी नरेट करते हैं तो तीन तरीके की सिचुएशन आती है। जब जिन ओरिजिनली दो लोगों के बीच में बातचीत हुई है, या तो उनमें जिसने बोला है वो जाके किसी के सामने रिपीट करेगा, या जिसने सुना है वो जाके रिपीट करेगा, और नहीं तो कोई थर्ड पर्सन है जो इन दोनों की बातचीत को सुन रहा है, वो जाके क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ में आई बात? इस कन्वर्सेशन को रिपीट करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सपोज करिए कि मेरी आपसे बातचीत हो रही है और आपने धीरे से मेरी बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब आप मेरी बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे तो जाके किसी और के सामने जब उस फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके उसको सुनाएंगे तो हूबहू वही बात उसको सुनाई देगी जो मैंने पहली बार बोली थी। उसमें रत्ती भर की कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब आप किसी चीज में कोई चेंज नहीं करते हैं, हूबहू वही सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको आप कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन में वक्ता की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमाज में लिख दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का मतलब ये कि हूबहू ये वही बात है जो उसने कही थी, मैंने अपने तरफ से इसमें कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हो और आपका किसी कारणवश रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, अब तो आप रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकते हैं, तो सामने वाले कहेगा अच्छा छोड़ो रिकॉर्डिंग को, तुम ही बता दो कि उसने तुमसे क्या कहा। लेकिन इस बार जब तुम अपने मुंह से उसको स्टोरी सुनाओगे तो निश्चित है कि उसमें प्रोनाउन का चेंज, वर्ब का चेंज, किसी न किसी वर्ड का चेंज देखने को जरूर मिलेगा। और इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन मीन्स व्हाट? डायरेक्ट नरेशन मीन्स हूबहू उस बात को एज इट इज वैसे ही कह देना, लिख देना जैसा कि शुरुआत में कहा गया है। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? अपने अनुसार। जैसा कि अभी आपने देखा कि ए और बी के बीच में जब बातचीत हुई, ए ने बी से क्या कहा? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब बी ने रिकॉर्ड किया होता तो जिसको सुनाता तो वहां पे यही लाइन सुनाई देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन जब रिकॉर्ड नहीं करेगा तो बी जाके क्या कहेगा? वह मेरा दोस्त है। मान लीजिए कि आप किसी बहुत बड़े आदमी के पास मिलने चले गए, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। अब आप जाके पूरा ढिंडोरा पीटेंगे सबका, अरे उसने मुझसे कहा वो मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा वो मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद करेगा, वह मेरी मदद करेगा। और उसने अपने मुंह से क्या कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड नरेशन। बेसिक थीम है नरेशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट है नरेशन का, कि नरेशन का मतलब यह होता है कि किसी वक्ता की कही हुई बात को दोहरा देना। अब आप कैसे दोहराते हैं? हूबहू दोहराते हैं तो आप डायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं, और अगर आप हूबहू नहीं दोहराते, अपने मन से अपने हिसाब से बोलते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग, तो नरेशन के कितने प्रकार हुए?
दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? हू बहू वही बात। टू रिपीट द स्टेटमेंट एज इट इज, जैसा ये है वैसा ही रिपीट कर देना बिना किसी चेंज के, और विदाउट एनी चेंजेस। जब आप ओरिजिनल स्पीकर की बात को बिना किसी बदलाव के, बिना किसी जो कॉमा फुल स्टॉप तक चेंज नहीं करते हैं और रिपीट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। यानी आप उसके बिहाफ में बोलते हैं, वो नहीं बोलता है लेकिन आप उसके बिहाफ में बोलते हैं, वो वही बन के। चलिए अब आ जाइए इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है जी? इनडायरेक्ट नरेशन में ये होता है कि आप जरूरत के मुताबिक प्रोनाउंस, वर्ब्स और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस करते हैं, ठीक है? टू रिपीट द स्टेटमेंट विथ सम चेंजेस, और इसी चेंज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखते हैं, ठीक है? चलिए मिटाया जाए। ये तो बेसिक बात है जिसको भी हम लोग सही तरीके से सीखेंगे। अब जरा सोचिए, जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका ये बताने के लिए कि किसमें और किसमें बातचीत हुई है, यानी किससे किससे कहा, और एक पार्ट ये होता है बताने के लिए कि उसने उससे क्या कहा, ठीक है? चलिए अगर मैं यहां पे लिख दूं, आप इसको डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। देखिए ध्यान से देखा जाए, डायरेक्ट स्पीच तो इसके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट और एक कॉमा होता है और दूसरा पार्ट होता है, ठीक है? यानी दो पार्ट होते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और जो सेकंड पार्ट होता है यानी यहीं पे वो स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल, और ये होता है कि किसने किससे कहा, ठीक है? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? वो हिस्सा जिसमें ये बताया जाए कि किसने किससे कहा, ठीक है? और ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? तो जब हम डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच में कोई चीज लिखते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है? कॉमा। अब एक चीज समझिए, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर वो बेसिक बातें पता है तो हम किसी भी प्रकार का रूल जो होता है ना, बहुत सारे रूल्स जो होते हैं, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मात्र 6 स्टेप्स पढ़ेंगे और उन 6 स्टेप में हम लोग किसी भी सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। देखिए, इस हो गया ये वाला पार्ट। देखिए, जब हम बात इनडायरेक्ट स्पीच की करते हैं तो देखिए क्या होता है उसमें। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का पहला पार्ट और बीच में एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है? सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस छोड़ दिया जाए। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन की जगह टू यानी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और फिर वाक्य का दूसरा पार्ट यहां पे, ठीक है? यानी यहां पे हमारा क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वाला पार्ट, रिपोर्टिंग, हाँ, और ये हो जाता है हमारा रिपोर्टेड वाला पार्ट। देखिए ध्यान से, जहां पे हमने कॉमा दिया था वहां पे अब हम लोग क्या लगाएंगे? कंजंक्शन। और एक चीज, कुछ बदलाव इसके अनुसार इसमें, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच में, और कुछ बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार
रिपोर्टेड स्पीच में हमें करना पड़ता है, और उसके बाद हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। उन्हीं बदलावों को मैंने 6 स्टेप में बांटा है। राइट, लेफ्ट टू राइट, इधर से बढ़ना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट। यानी लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे कितने कितने स्टेप चलेंगे, 6 स्टेप में हम लोग लेफ्ट टू राइट में क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सीख जाएंगे। ठीक है, अब उस लेफ्ट टू राइट चलने में आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको पर्सन और केस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कितने पर्सन होते हैं, 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और केस कितने होते हैं प्रोनाउन के, 4। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। पॉसेसिव केस में भी 2 होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ में आई बात? तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। एक ये जानने की आवश्यकता है, मेनली यही जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं आप लोग को सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को स्टेप्स की तरफ लेके चलता हूं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बीच में कंजंक्शन। ठीक है, चलिए। हाउ टू चेंज into indirect speech। हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलाव करेंगे, तो देखिए स्टेप 1, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 6 स्टेप होंगे हमारे पास। तो स्टेप 1, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये आप 6 स्टेप याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके सामने एक सवाल बनाऊंगा जिसमें 6 स्टेप अलग अलग करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका दिमाग खुल जाए ये 6 स्टेप वर्क कैसे करेगा। ठीक है, चलिए स्टेप 2। ऐसी पूरी संभावना है कि ये वीडियो आ जाने के बाद काफी सारे टीचर्स भी इसकी नकल करने लगेंगे, क्योंकि अभी तक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे चलिए, देखिए चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा क्या करेंगे जी, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा, यानी कॉमा को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस द कॉमाज। कॉमाज क्यों लिखता हूं मैं, एक तो आप बीच का कॉमा हटाएंगे और एक इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। ठीक है, यस। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर। देखो 3 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव में चेंज किए जाते हैं। एक तो ऑलरेडी असर्टिव ही होता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इंपरेटिव को असर्टिव में चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसमें सब्जेक्ट दिखा ही नहीं होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं, सब्जेक्ट होगा नहीं, तो फिर आप अदला बदली करेंगे किस चीज का। मान लिया मैंने कहा कम हियर, तो इसमें तो ना मैंने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू, और हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज नहीं किया, तो मैं क्या बदलूंगा। इसीलिए इसके लिए कंजंक्शन ना लगा के हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, वो बात की चीज है। तो बाकी बचे 3 सेंटेंस, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं, और वो ब्लेसिंग्स वाले और कर्स वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं, और जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी चेंज करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है, 1-2 टाइप छोड़ दिया जाए, तो बाकी में सब सिर्फ इंटरजेक्शन हटा दीजिए। ओह आई एम रूइंड, तो हटा दीजिए, आई एम रूइंड हो गया, ये बात की चीज है। ठीक है, अब तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज द reported speech, change the reported speech into assertive। if it is not, यदि असर्टिव में ना हो तो उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। 3 स्टेप हुआ, इसको नोट कीजिए। चौथा, 5वां, 6ठा फिर मैं यहीं पे। चलिए, तो 3 स्टेप लेफ्ट टू राइट चलना है, ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल, चेंज इनटू रिपोर्टिंग। अच्छा मैंने बदल दिया क्या, यहाँ पे नहीं लिखा लगता है, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, ये मिसिंग था। चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। अब जरा सोचिए, इधर जो बदलाव करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट में, वो राइट वाले पार्ट के अनुसार करेंगे, और राइट वाले पार्ट में करेंगे तो लेफ्ट वाले पार्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, चलिए
बीच में सेंटर में हमारा क्या आता है, कॉमा, इसको रिप्लेस करना है और उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। चलिए बाकी हम लोग कुछ और स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे और तब धीरे धीरे रूल्स की तरफ चलेंगे। स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। स्टेप 4 में क्या है, तो सेंटेंस जब असर्टिव में चेंज हो जाएगा तब हमें क्या चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है। क्या करना है, बिल्कुल, चेंज द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड persons used in the reported speech। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यूज किए गए उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? चलिए, तो चेंज द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हम आगे चल के सीखेंगे कि इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, और मैं लॉजिकली बताऊंगा कि क्यों उसी के अनुसार चेंज किया जाता है। हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 क्या कहता है जी? स्टेप 5 कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कीजिए, देखिए स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, चेंज द वर्ब यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट। अगर पास्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज कर देंगे। अभी सब देखेंगे हम लोग। ठीक, ये कहानी बस इतना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो चेंज कर देना है। ठीक, ये 5वां स्टेप हुआ। और 6ठे स्टेप की बात करते हैं। 6ठा स्टेप क्या कहता है जी? 6ठा स्टेप कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो टाइम और प्लेस बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम और प्लेस। उसे हम लोग नॉर्मली चेंज कर देते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे चेंज इन अदर वर्ड्स। यूजुअली शोइंग यस टाइम एंड प्लेस। अब जैसे मान लो मैं अभी बोलूंगा यहां और आप जाके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां की वहां। सिंपली यही चेंज होगा। चलिए, तो चेंज इन अदर वर्ड्स यूजुअली शोइंग टाइम एंड प्लेस। और भी वर्ड्स चेंज होते हैं 2-4 अलग से, लेकिन ज्यादातर यही चेंज होते हैं। ठीक है, 6 स्टेप हो गया। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे 6 स्टेप में करते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने और उसको 6 अलग अलग स्टेप में बना के दिखाया जाएगा। ठीक ना? चलिए, एक क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन है, he said to me, can you do this for me today? Can you do this for me today? क्या तुम आज ये मेरे लिए कर सकते हो या करोगे, जो भी। अब इस सेंटेंस को हम लोग 6 अलग अलग स्टेप में बनाएंगे। कितने अलग अलग स्टेप में बनाएंगे? 6 अलग अलग स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको चेंज करना है। अब मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन करूंगा, लिखने वाला कार्यक्रम हम लोग बाद में कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इस सेंटेंस में, इस वाले पार्ट में 5 प्रकार के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं?
वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, वो रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकता है, कर्स हो सकता है, विश हो सकता है, सजेशन हो सकता है, या एक्सक्लेम कर सकते हैं हम लोग दुख या खुशी के साथ, आश्चर्य के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि इस जगह पर लिखे हुए वाक्य का जो कुछ भी भाव निकल रहा हो, जो कुछ भी भाव निकल रहा हो, उस भाव का जो वर्ब होता है, अगर ये पूछेगा तो पूछने का वर्ब क्या होता है? आस्क। बताएगा तो उसका वर्ब क्या होता है? से या टेल। अगर निवेदन करेगा तो उसका वर्ब क्या होता है? रिक्वेस्ट। आदेश देगा तो उसका वर्ब क्या होता है? ऑर्डर। तो यहां पे जो भी लिखा गया है उसका जो भाव निकल के आता है, उस भाव के लिए जो क्रिया होती है, उसी क्रिया से इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेप वन क्या होगा? ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क। तो सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी। हमने इसको किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड मी। बाकी को कुछ मत करिए, एज इट इज लिखिए। हम 6 स्टेप में अलग अलग चीजें बदल के देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, ही आस्क्ड मी, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कैन यू डू दिस फॉर मी टुडे? चलिए, इसको हमने छुआ भी नहीं, बाकियों को छुआ तक नहीं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब हम इसको तो एज इट इज लिख देंगे, ही आस्क्ड मी। अब देखिए, ये जो कॉमा है इसकी जगह क्या लिखेंगे और किसके अनुसार लिखेंगे? अब एक काम हमने इधर के अनुसार कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बदल दिया, अब हो गया इसका काम। अब जो भी कुछ बदलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग अभी नहीं बदलेगा। इसके अकॉर्डिंग 2 चीजें बदलेंगी अभी। सॉरी, हमने क्या कहा? इधर और इधर के अनुसार। तो हमने इसके अकॉर्डिंग पहली चीज बदली, अभी इसके अकॉर्डिंग एक और चीज बदलेंगे। क्या बदलेंगे? कॉमा। तो याद रखिए 3 टाइप का सेंटेंस, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों में दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। हम कुछ कहेंगे, एक्सक्लेम करेंगे, या फिर किसी को आशीर्वाद या श्राप देंगे तो बीच में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन की 3 कैटेगरीज होती हैं, यस नो क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो और क्वेश्चन टैग हो, तो उसकी जगह उसके लिए हम लोग कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। और WH क्वेश्चन रहता है तो उसी WH वर्ड को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो देखिए, ये कॉमा हटेगा क्यों? क्योंकि ये क्या है? यस नो क्वेश्चन है। क्या है ये? यस नो क्वेश्चन है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब केवल कॉमा हटाइए, बाकी सेंटेंस को क्या करिए? एज इट इज लिख दीजिए। मैं बस आप लोगों को अलग अलग स्टेप, ये तो एक ही स्टेप में हो सकता था लेकिन अलग अलग स्टेप में, तो हम लोगों ने यहाँ पे इफ को लगाया। सेकेंड स्टेप में मैं एरो बना दे रहा हूं, पहले यहाँ पे किया हमने, दूसरा काम हमने यहाँ पे किया। इसको ऐसे ही लिख लो अभी, कैन यू डू दिस फॉर मी टुडे। हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। आइए थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में हम लोग यहां तक आ गए, ही आस्क्ड मी इफ। अब क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या था? चेंज इनटू असर्टिव, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें वाक्य को किस में बदल देना है? असर्टिव में बदल देना, और कोई काम नहीं करना। तो ये कैन जो है बस इधर भाग जाएगा, ठीक। तो थर्ड स्टेप में हमने इसको किया इधर, ये हो गया यू कैन डू दिस फॉर मी टुडे। पहले हाँ, अब यहां पे हो जाएगा फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। ये तो 3 स्टेप अभी हुए, अभी 3 स्टेप और बचे। इस 3 स्टेप को आप लोग क्विकली नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चौथे स्टेप की तरफ चलेंगे। पहला स्टेप अब मिटाऊंगा, इसी की जगह मैं रिपीट क्या करूंगा? चौथा स्टेप, ठीक है। तो 3 स्टेप में हमने क्या किया? पहले ये वर्ब चेंज किया, उसके बाद कॉमा को हटाया, और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप। यू कैन डू दिस फॉर मी टुडे हो गया, ये सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया है।
इसके लिए हम लोगों ने यहां से क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी असर्टिव में चेंज हो गया। अब आ गया चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, प्रोनाउंस चेंज करने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के। अब एक बात बताइए, आपके पास एक है सेकंड पर्सन और एक है फर्स्ट पर्सन। चेंज करने से पहले दो बातें, किस आधार पर चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। तो एक बात जरा सोचिए, ही आस्क्ड मी या ही सेड टू मी, हमारा सवाल क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अभी आपको बता मैं रहा हूं, लेकिन ये बात मेरी कही हुई नहीं थी, उसकी कही हुई थी, जो कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। यानी मान लीजिए कि उसने बोला, मैंने सुना, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक, तो जब उसने बोला होगा तो फर्स्ट पर्सन कौन रहा होगा, वो। अब मुझसे बोला होगा तो उस समय फर्स्ट पर्सन कौन रहा होगा, सॉरी सेकंड पर्सन, मैं। तो इसने जो कुछ भी बोला होगा उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसने अपने लिए यूज किया होगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके लिए यूज किया होगा, मेरे लिए यूज किया होगा। अब देखिए, तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन आया होगा वो इसने अपने लिए यूज किया होगा, और जो सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन आया होगा इसने मेरे लिए यूज किया होगा कि नहीं किया होगा। यानी जो अभी आप यू देख रहे हैं वो कौन है, वो मैं हूं, और ये जो मी है ये कौन है, ये है। बिल्कुल, इसीलिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज हो जाता है, यानी ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो इस सब्जेक्ट के पर्सन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पर्सन में चेंज हो जाता है। और थर्ड पर्सन होता है तो कोई चेंज नहीं करता, क्योंकि ना वो बातचीत में उस समय होता है ना ही इस समय होता है। समझ में आ गई बात। तो एक्चुअली में ये फर्स्ट पर्सन और ये सब्जेक्ट एक ही आदमी है, और ये सेकंड पर्सन और ये ऑब्जेक्ट एक ही आदमी है, इसीलिए ये वाला रूल SON 1 2 3 निकाला गया है। क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन और ये एक ही आदमी है तो फिर चेंज किसके अनुसार होगा, इसी के अनुसार। अब चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। इस वाली लाइन को मैं एज इट इज लिख देता हूं यहां तक, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए, ये जो यू है वो ही वाले, सॉरी यू जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। लेकिन एक्चुअली में ये है कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस ना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। अभी भर वर्ब कुछ मत बदलिए, जस्ट का तस लिखिए, आई कैन डू दिस फॉर। अब देखिए, ये मी भाई साहब कौन है, ये है, तो ही थर्ड पर्सन है ना, तो ये जो मी है वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो यू का फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, आई, और मी का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, इसी के लिए आपको केस सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है, हाँ, फुल स्टॉप और सॉरी यहाँ पे ये इसका काम खत्म। 4 स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, प्रोनाउंस चेंज किए। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है, प्रोनाउन और केस चेंज करने में। इसके लिए भी बहुत आसान उपाय है, वो मैं बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, इसकी जगह जैसे ये मी था तो मी लिख देते, हिम था तो ही लिख देते, और फिर वहीं पे उसका केस बदल देते। देखिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए ये यू है, इसके अनुसार चेंज होगा ना, तो मैंने यहाँ पे चुपचाप पहले क्या लिख दिया, मी लिख दिया, और इसके अनुसार वो चेंज होगा तो वहां पे मैंने लिख दिया ही। अब इसको लिख दिए। अब जरा गौर कीजिए, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। बदल देंगे वहीं पे। ठीक, ये भी एक आसान तरीका हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका चौथा स्टेप। 5वां स्टेप क्या होता है जी, हम वर्ब चेंज करेंगे। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो वर्ब चेंज करना है हमें, वो ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो ये आस्क्ड है, ये वर्ब का कौन सा रूप है, V2, यानी कि पास्ट में है। तो अब इसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके अनुसार अगर हम चेंज करेंगे तो इसका एक रूल होता है, वो रूल आप सीखेंगे। इतना समझिए कि अगर ये पास्ट में है तो कैन चेंज होकर क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। क्या हो जाता है, कुड। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दिस फॉर हिम टुडे। यहां तक तो आप पहुंच गए। अब आखिरी जो 6th स्टेप होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आई बात। तो जिसको प्रैक्टिस करना हो वो शुरू के कुछ सवाल 6 स्टेप में बनाए, ताकि कोई स्टेप उसका छूटे नहीं। ठीक है,
तो देखिए छठा स्टेप हमारा क्या होगा जी, छठा स्टेप होगा ही आस्क्ड मी इफ। अब इसमें देखिए अतिरिक्त बदलने वाले दो शब्द हैं, दिस और टुडे। दिस दैट में और टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है। तो ये तो रूल्स की चीजें हम स्टेप बाय स्टेप रूल्स पढ़ाएंगे तो आप लोगों को। ये तो बस एक डेमो है कि कैसे हम लोग 6 स्टेप में बदल सकते हैं। इफ आई कुड डू दैट फॉर हिम दैट डे। इस तरीके से 6 स्टेप में आपने एक सवाल को क्या कर दिया, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये 6 स्टेप याद रखिए। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप के जैसे लेट, तो वो कोई स्पेशल चीज नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि उसमें से भाव क्या निकल रहा है। 6 स्टेप में असर वो डालेगा तो एक ही 2 स्टेप में असर डालेगा, हर जगह असर नहीं डालेगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो था आपका 6 स्टेप का एक्सप्लेनेशन। नरेशन क्या होता है हम लोग एक क्विक समराइज वे में समझ लें। नरेशन का मतलब होता है कि चीजों को रिपीट करना, एक आदमी का स्टेटमेंट को रिपीट करना। अब डायरेक्ट रिपीट करें तो डायरेक्ट स्पीच, और अपने हिसाब से रिपीट करें तो इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय 6 स्टेप का फॉलो कीजिए और आपका नरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।